अकॉर्डिंग टू द प्रोविडेंट फंड एक्ट, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस एक्ट देखते हैं हम। यहाँ पे सेक्शन नंबर 5 के अकॉर्डिंग देखिए एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड फंड स्कीम 1952, सेक्शन 5 जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें प्रोविडेंट फंड का स्कीम एक बताया। उस स्कीम के अकॉर्डिंग में कुछ रूल्स रेगुलेशन है, उस स्कीम को कैसे ड्राफ्ट करना है वगैरह जो बातें हैं वो हमें यहाँ पे देखनी है। सो देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट फ्रेम अ स्कीम टू बी कॉल्ड एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम 1952। तो यहाँ पे एक स्कीम ड्राफ्ट की जाएगी जो 1952 के तहत होगी। नेक्स्ट देखिए, फॉर द एम्प्लॉयज और द क्लास ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट टू व्हिच द एक्ट अप्लाई, यानी ये एक्ट जिन क्लास ऑफ एस्टैब्लिशमेंट को एप्लीकेबल होगा उन क्लास ऑफ एस्टैब्लिशमेंट के लिए, उन एम्प्लॉयज के लिए ये स्कीम जो ड्राफ्ट की होगी उसे हम स्कीम 1952 कंसीडर करते हैं। It may also specify the establishment or class of establishment to which the said scheme is to be applied, and as soon as may be after the framing of the scheme, fund must be established in accordance with the provision of this act, and the scheme fund shall vest in and be administered by Central Board of Trustees constituted under section 5A। देखिए यहाँ पे ये जो फंड का एस्टैब्लिशमेंट हो जाएगा, इस फंड को एस्टैब्लिशमेंट होने के बाद इन्हें क्या करना है, तो आपको ये जो फंड है इन्हें ट्रांसफर कर देना है, वेस्ट कर देना है किनको, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज जो कि कंस्टिट्यूटेड होते हैं सेक्शन 5A के अकॉर्डिंग में बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का फॉर्मेशन कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट विल डिसाइड हु आर द मेंबर्स एंड हु आर द जूरीज और द पर्सन्स अपॉइंटेड और ऑफिशियल्स अपॉइंटेड इन द सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। आगे देखिए, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एक्ट, स्कीम फ्रेम्ड अंडर सेक्शन 5(1) may provide for all or any of the matters specified in schedule number 2। देखिए, शेड्यूल 2 की जो मैटर्स प्रिस्क्राइब की गई है उन मैटर्स में से सारी मैटर्स के लिए ये स्कीम बनेगी, या फिर ये स्कीम का मोटिव उन मैटर्स में से कुछ गिने चुने ऑब्जेक्ट के लिए हो सकता है। तो स्कीम जो है वो फ्लेक्सिबल है बट ऑलवेज इन अकॉर्डेंस विद द शेड्यूल नंबर 2। तो यहाँ पे जो हमारी प्रोविडेंट फंड स्कीम 1952 है वो जब भी आप फॉर्म करोगे तो आपको फॉर्मेशन के टाइम पे ध्यान में क्या रखना है, तो वो होगा शेड्यूल नंबर 2। द एम्प्लॉयज और द क्लास ऑफ एम्प्लॉयज, देखिए नीचे शेड्यूल 2 आपके पास है, शेड्यूल 2C सेक्शन नंबर 5(1)(b), मैटर्स फॉर विच प्रोविजन में बी मेड, प्रोविजन में बी मेड यानी कि इन सारी मैटर्स के लिए शेड्यूल नंबर 2 के अकॉर्डेंस में इस पीएफ स्कीम के अंदर प्रोविजन होंगे, प्रावधान होंगे। देखिए, द एम्प्लॉयज और द क्लास ऑफ एम्प्लॉयज हु शैल एंजॉय द फंड एंड कंडीशंस अंडर विच एम्प्लॉय मे बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ज्वाइनिंग द फंड और फ्रॉम मेकिंग एनी कंट्रीब्यूशन। देखिए यहाँ पे बात क्या करी है, सबसे पहला तो एम्प्लॉय को ले लिया है स्कीम के प्रोविजन में। सबसे पहली बात कि हु आर द एम्प्लॉयज, हु आर द एम्प्लॉयज, हु आर द एम्प्लॉयज कैन ज्वाइन फंड एंड हु आर एग्जेम्प्टेड। कौन से एम्प्लॉइज ये फंड ज्वाइन कर सकते हैं, उनकी क्या एलिजिबिलिटी रहनी चाहिए, और कौन से एम्प्लॉइज इस फंड को ज्वाइन करने से एग्जेम्प्टेड रहेंगे। ओके, वो कितना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है, ये इस स्कीम के फॉर्मेशन में लिखा जाएगा। सेकेंड वन, द टाइम एंड मैनर इन विच द कंट्रीब्यूशन शैल बी मेड टू द फंड बाय एम्प्लॉयर्स एंड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयज whether employed by him directly or through the contractor, the contribution which any employee may, if he so desire, make under section number 6 and the manner in which such contribution may be recovered। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट क्या है कि कितने टाइम लिमिट में, टाइम एंड मैनर ऑफ कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर जो है वो कैसे और कब कितना कंट्रीब्यूशन कर सकता है, और वो खुद के जो एम्प्लॉयड लेबर है उनके लिए भी, और कॉन्ट्रैक्टर्स से और उनके द्वारा जो अपॉइंट किए गए, ठेकेदार के द्वारा जो अपॉइंट किए गए उन लेबरर्स के लिए भी अगर कंट्रीब्यूशन करना है तो वो कैसे कर सकता है। अब ये बात मैं क्यों बता रहा हूं कि आगे हमने एम्प्लॉय की कैटेगरी में देखा था कि एम्प्लॉय की डेफिनेशन किन्हें इंक्लूड करती है, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो भी एस्टैब्लिशमेंट के साथ जुड़े हुए हैं उन सब के लिए ये एक्ट एप्लीकेबल होता है, पीएफ एक्ट।
तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मतलब ये था कि डायरेक्टली अगर आप उसे एम्प्लॉयड करते हो तो, और इनडायरेक्टली का मतलब मैंने कल आपको बताया था कि कोई ठेकेदार है जो आपको लेबर फोर्स प्रोवाइड करता है, तो उन लेबर फोर्स के लिए भी ये पीएफ एक्ट एप्लीकेबल होगा, भले ही उसे डायरेक्टली आपने अपॉइंट नहीं किया, उसे अपॉइंट करने वाला कोई एक ठेकेदार या कॉन्ट्रैक्टर है, राइट। तो वहां पे भी आप अगर कंट्रीब्यूशन करना चाहो तो कैसे कर सकते हो, इसके लिए भी प्रोविजन स्कीम में हो सकते हैं। नेक्स्ट, the payment by the employer of such sum of money as may be necessary to meet the cost of administering the fund and the rate at which such manner in which payment shall be made। तो यहाँ पे कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस एम्प्लॉयर चार्ज कर सकता है, ये भी स्कीम में प्रोविजन होगा। नेक्स्ट, कंस्टिट्यूशन ऑफ द कमिटी ऑफ असिस्टिंग एनी बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। तो कोई भी बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को असिस्ट, और बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बात हमने ऊपर देखी थी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज कंस्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 5 बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। उन्हें असिस्ट करने के लिए जो कमेटी बनेगी, उस कमेटी का गठन कैसे होगा, उसे कैसे हम बनाएंगे, ये भी रूल्स रेगुलेशन इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर फॉर्मेशन के टाइम पे डाले जा सकते हैं। नेक्स्ट, ओपनिंग ऑफ रीजनल एंड अदर ऑफिसेज ऑफ एनी बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। तो इन बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के रीजनल ऑफिसेज कैसे एस्टैब्लिश करने हैं और किन किन जगहों पे आप एस्टैब्लिश कर सकते हो, ये अंदर प्रोविजन होगा। Next, the manner in which account shall be kept, the investment of money belonging to the fund in accordance with the directions issued or conditions specified by the central government, the preparation of budget, audit of accounts and the submission of reports to the central government or to any specified state government। अब देखिए यहाँ पे होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हम पीएफ की बात करते हैं, प्रोविडेंट फंड की, जो एक स्कीम के तहत चलता है जिसमें जो बॉडी होती है, राइट, तो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज इसका क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। तो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज अब होगा क्या कि एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉई है, ये दोनों किसी एक एस्टैब्लिशमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं जिसके ऊपर पीएफ एक्ट एप्लीकेबल है, राइट। तो यहां पे इन दोनों का कंट्रीब्यूशन मिला के जो अमाउंट बनेगी वो पीएफ ट्रस्ट में जाएगी। अब इसका मैनेजमेंट किसे करना है, तो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को करना है, राइट। तो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज क्या करेंगे, इसका इन्वेस्टमेंट करेंगे कहीं पे। अब ये इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत क्यों है, तो जब तक ये इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाएगा तब तक आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। और अगर रिटर्न यहां इस इन्वेस्टमेंट से ये रिटर्न ना मिला तो इस पीएफ फंड से इनको रिटर्न कैसे दिया जाएगा, ये क्वेश्चन है। तो इसी के लिए यहां पे बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है इस फंड को इन्वेस्ट करने की। कहां पे इन्वेस्ट करना है, किस तरह से करना है, किस प्रोपोर्शन में करना है, ये सारे रूल्स रेगुलेशंस भी स्कीम के फॉर्मेशन के टाइम पे अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है point number 7, conditions under which withdrawal from the fund may be permitted and any deduction or the forfeiture may be made and maximum amount of such deduction or forfeiture। तो इस पीएफ कंट्रीब्यूशन के अंदर से एम्प्लॉय कब अपनी कन्वीनियंस के लिए पैसे विड्रॉ कर सकता है, कितने विड्रॉ कर सकता है, कोई चार्जेस वगैरह अगर इसमें से डिडक्ट करना है तो कैसे करना है, कौन कौन से चार्जेस डिडक्ट हो सकते हैं, वो डिडक्शन की मैक्सिमम लिमिट क्या रहेगी, ये सारे प्रोविजन भी स्कीम को फ्रेम करते समय इंक्लूड किए जाने चाहिए। नेक्स्ट है द फिक्सेशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज कंसर्न ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल टू द मेंबर्स। यानी कि जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट किस तरह से पे करना है, कौन से रेट पे पे करना है, दैट हैज टू बी डिसाइडेड बाय फॉर्मेशन ऑफ दिस स्कीम। नेक्स्ट है the form in which employee shall furnish particulars about himself and his family whenever required। अब होगा क्या कि यहाँ पे एम्प्लॉय का एक मास्टर क्रिएट होना है, एम्प्लॉय की पूरी जो है वो डिटेल आएगी, डिटेल। तो इस डिटेल में ये एम्प्लॉय कौन से फॉर्म के अंदर, ये जैसे हम जानते हैं कि फॉर्म नंबर ए बी सी ऐसा होता है, तो फॉर्म कौन सा रहेगा, उसका फॉर्मेट क्या रहेगा, ये भी एक स्टैट्यूटरी प्रोविजन इसके अंदर है कि इस फॉर्मेट के अंदर आपको फॉर्म बनाना है और उसमें कौन कौन सी डिटेल एम्प्लॉय के पास से हमें चाहिए,
उतनी डिटेल तो एटलीस्ट उसे हमें देनी ही पड़ेगी। उसके फैमिली की या फिर उसके कोई लीगल हेड्स होंगे, उनके नॉमिनेशन के लिए भी डिटेल चाहिए, राइट। जैसे कि बैंक का फॉर्म है, ले लीजिए, बैंक में अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो कई सारे डिटेल, हालांकि हम भरते नहीं है पूरा, ये हमारी एक डेफिशिएंसी रहती है, फिर बताते हैं ये नहीं है, वो नहीं है, इसका पान नंबर है, तो पैन नंबर होगा भी कैसे? आपने अगर डिटेल फिलअप नहीं करी तो उसका डेटा अपडेट नहीं हो रहा है। तो इट इज फार बेटर टू फिल अप ईच एंड एवरीथिंग विद केयर, कि आपको ये डिटेल जो भरनी है उसके बेसिस पे ही तो ये अपना एडमिनिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो किस फॉर्मेट में ये इंफॉर्मेशन मंगवानी है या ये डिटेल कलेक्ट करनी है, कौन कौन सी डिटेल कलेक्ट करनी है, कौन सी डिटेल एम्प्लॉय के खुद के लिए होगी और कौन सी डिटेल उसके लीगल एरिया फैमिली की होगी, ये चीजें भी स्कीम फ्रेम करते समय अंदर इंक्लूड करनी है। नेक्स्ट देखिए, यस द नॉमिनेशन, देखिए वही बात आ रही है आगे, nomination of a person to receive the amount standing to the credit of members after his death and the cancellation or the variation of such nomination। तो यहाँ पे डेथ के बाद या फिर कैंसिलेशन के समय कौन कौन सी अमाउंट जो होगी वो नॉमिनेशन के तौर पे पे की जाएगी, किस तरह से उसका कैलकुलेशन करना है। द registers and records to be maintained with respect of employees and returns to be furnished by employees। रिटर्न्स टू बी फर्निश्ड का मतलब यहाँ पे है कि जो डिटेल पीरियोडिकली अपडेट करवानी है एम्प्लॉय को, उन डिटेल को कब कब उन्होंने ये अपडेट किया है, और उसका भी एक रिकॉर्ड रखना चाहिए, कि एक रजिस्टर मेंटेन करना चाहिए किन्हें, अथॉरिटी को। तो यहाँ पे जो अथॉरिटी है ये कैसे, किस फॉर्मेट में अपना वो रजिस्टर मेंटेन करेगी। द फॉर्म और डिजाइन or any identity card, token or disk for the purpose of identifying an employee and for the issue, custody and replacement thereof। तो ये चीजें जो है वहां पे क्या होगा कि आप अगर ESI के बारे में अगर जानते हो तो यहाँ पे इंश्योरेंस स्कीम है, एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम, वो भी गवर्नमेंट के तहत चलती है, वहां पे भी इंश्योरेंस का बेनिफिट मिलता है। तो इंश्योरेंस का बेनिफिट लेने के लिए हर एक एम्प्लॉय को अपना एक ESI कार्ड बनवाना रहता है, जो कि उसका आई कार्ड कहा जाता है, राइट। तो इन द सेम वे अगर मान लीजिए कि आपको UAD, अभी किसी ने सुना होगा, तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर आपका अकाउंट नंबर होता है इस PF को मैनेज करने के लिए। तो UAD नंबर आपका जो है वो गवर्नमेंट ने इस स्कीम के अमेंडमेंट के थ्रू इंसर्ट किया है, जिससे कि आपकी एक पहचान बनती है। जैसे हमारा पैन नंबर है, जैसे हमारा आधार नंबर है, उसी तरह एम्प्लॉय का UAD नंबर होना चाहिए, और अगर वो है तो उसके बेसिस पे उसे कहीं से भी ट्रैक कर लो, वो ट्रेस हो जाएगा, राइट। दूसरी बात यह है कि कई बार क्या होता है, एम्प्लॉय शिफ्ट करता है एक एस्टेब्लिशमेंट से दूसरे एस्टेब्लिशमेंट में। तो मान लीजिए कि एक एस्टेब्लिशमेंट थी, मान लीजिए एक्स लिमिटेड, तो इस एक्स लिमिटेड में मैं जॉब कर रहा हूं, वहां पे भी PF एक्ट एप्लीकेबल था। अब वहां से मैं स्विच ओवर करके मान लीजिए जा रहा हूं वाई लिमिटेड के अंदर, तो वाई लिमिटेड में जाने के बाद यहाँ पे भी PF एक्ट एप्लीकेबल तो है, दोनों स्कीम भी सेम अडॉप्ट करे हैं। तो मैंने जो कंट्रीब्यूशन PF में किया है एक्स के अंदर रहते हुए, उस कंट्रीब्यूशन को क्या मैं विड्रॉ कर लूं वाई के अंदर जाते समय? कर भी सकता हूं, नहीं भी करना चाहता तो चलेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे मेरा एक यूनिक ID नंबर रहेगा, जो मैंने एक्स लिमिटेड के दौरान, एक्स लिमिटेड के एम्प्लॉयमेंट के दौरान जो पैसा कंट्रीब्यूट किया था, वही पैसा, वही फंड लेके मैं वाई लिमिटेड को ज्वाइन कर सकता हूं, और जो फर्दर कंट्रीब्यूशन रहेगा वो उसमें एक एडिशन ही होगा, right। So this kind of provision about the identification of employee like token or etc, तो ये भी प्रोविजन स्कीम फ्रेम करते समय आपको इंसर्ट करने रहेंगे। नेक्स्ट, फीस टू बी लेविड फॉर एनी ऑफ द पर्पस स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल, contraventions or defaults which shall be punishable under subsection 2 or section number 14। Further, the powers, if any, which may be exercised by inspector। देखिए यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत जो फंड क्रिएट होगा, उस फंड के जो फंक्शनरीज होंगे जिनको इंस्पेक्टर का डेजिग्नेशन मिला होगा, तो वो इंस्पेक्टर कब कौन से पावर्स एक्सरसाइज कर सकता है, ये भी स्कीम के जो बेसिक फंडा है ये स्कीम में कंसीडर होने चाहिए। नेक्स्ट, the manner in which accumulation in any existing provident fund shall be transferred to fund under section number 15 and made mode of valuation of any asset which may be transferred by the employee in this employers in this behalf। तो देखिए यहाँ पे क्या बात है कि जो accumulation है existing fund का, वो पूरा accumulation कैसे ट्रांसफर करना है, इसके रिगार्ड में भी प्रोविजन इसके अंदर होने चाहिए। नेक्स्ट,
conditions under which a member may be permitted to pay premium on life insurance from the fund। ये देखिए बहुत ही अच्छी बात है कि अगर मान लीजिए कोई एम्प्लॉय ये चाहता है कि हम इस फंड में से जो अक्यूमुलेट कर ही रहे हैं उसी में से कोई इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करना चाहे जो कि गवर्नमेंट अलाउड करती है, तो वो कैसे पे किया जाएगा, क्योंकि वो भी इसका बेनिफिट होगा। तो इस बेनिफिट के साथ अगर उसे लिंक करना है तो कैसे आप लिंक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास एनी अदर मैटर विच इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर द स्कीम और विच मे बी नेसेसरी और प्रॉपर फॉर द पर्पस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द स्कीम, यानी और कोई भी मैटर कि जो इस स्कीम को फ्रेम करने के लिए या इस स्कीम को क्या करने के लिए प्रॉपर मेंटेन करने के लिए जो प्रोविजन इंसर्ट करने चाहिए वो सारे प्रोविजन आपको इस स्कीम के बेसिक डॉक्यूमेंट के अंदर इंक्लूड कर लेने चाहिए। ये पूरी बात जो है वो स्कीम को मैनेज करने के लिए, स्कीम का प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन करने के लिए जो रूल्स रेगुलेशंस है उसी तरह इसके अंदर इंक्लूड होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है देखिए, द अबव मेंशन्ड स्कीम मे प्रोवाइड that any of its provisions shall be effective either prospectively or retrospectively on such date as may be specified in this behalf in the scheme। यानी कि इस स्कीम के तहत जो कोई भी रूल्स रेगुलेशंस बनेंगे वो प्रोस्पेक्टिवली या रेट्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल होंगे। अब देखिए आगे आपके पास बताया है कि द मैनेजमेंट ऑफ द स्कीम्स, तो फॉलोइंग ऑथोरिटीज हैव बीन कंस्टिट्यूटेड, अंडरलाइन कीजिए, ऑथोरिटीज हैव बीन कंस्टिट्यूटेड फॉर proper and effective management of the scheme framed under the act। proper and effective management of the scheme framed under the act। तो कौन कौन सी ऑथोरिटीज आप फ्रेम करते जाएंगे इस स्कीम का प्रॉपर मैनेजमेंट करने के लिए। तो देखिए सबसे पहले आपको बताया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, जो मैंने यहां पे लिखा है बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के लिए देखिए आपके पास ये बताया है कि द फॉलोइंग ऑथोरिटीज हैव बीन कंस्टिट्यूटेड फॉर द प्रॉपर एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट। अब देखिए आपके मॉड्यूल में क्या है कि पॉइंट बोल्ड पे यानी कि अपने रोमन में 1 लिखा है, इसके बाद 2 जो है वो सामने के पेज में आता है एग्जीक्यूटिव कमिटी, और उसके बाद पीछे देखते जाइए, पीछे आपके पास रहेगा क्या, तो पीछे रहेगा आपका 3 है और ये 4 है, राइट। सो इन दैट मैनर दे आर गोइंग टू एक्सप्लेन द ऑथोरिटीज टू बी क्रिएटेड अंडर दिस एक्ट। तो सबसे पहली बात है बोर्ड ऑफ सेंट्रल बोर्ड। तो the central government may by notification in official gazettes constitute with effect from such date as may be specified therein the board of trustees। देखिए वही बात है board of trustees। तो board of trustees for the territories to which this act extend, underline कीजिए for the territories to which this act extend, यानी कि इंडिया की कौन से सीमा में ये एक्ट एप्लीकेबल होगा उस सीमा तक ये बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज अपना काम कर सकते हैं। सिंपल, इंडियन टेरिटरी के जहां पे ये एक्ट एप्लीकेबल है वहां तक ये काम कर सकता है। आगे देखिए, एक्ट एक्सटेंड हियरइनआफ्टर इन दिस एक्ट रिफर्ड टू एज द सेंट्रल बोर्ड, तो कंसिस्टिंग ऑफ द फॉलोइंग पर्संस एज मेंबर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख दीजिए, ये आपके क्वेश्चन एग्जाम में आया गया है, आपके प्रैक्टिस पीरियड में ये अवेलेबल होगा कि who are the members of the central board of trustees or how central government will constitute board of or central board। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे होना क्या है, एक चेयरमैन होगा, एक वाइस चेयरमैन होगा टू बी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन इन दोनों का चयन कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। सेकंड कौन होगा, तो सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर एक्स ऑफिशियो, सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर होगा। तीसरा, नॉट मोर देन, अंडरलाइन कीजिए, नॉट मोर देन का मतलब क्या, रिस्ट्रिक्टेड टू और मैक्सिमम 5 पर्सन्स अपॉइंटेड, मैक्सिमम 5 पर्सन्स अपॉइंटेड, मैक्सिमम 5 पर्सन्स अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर अमॉन्ग्स्ट इट्स ऑफिशियल्स, फॉर अमॉन्ग्स्ट इट्स ऑफिशियल्स, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल्स में से 5 बंदे निकालेंगे, मैक्सिमम 5 बंदे जो यहां पे इंसर्ट हो सकते हैं इस बोर्ड के अंदर, राइट। तो कितने बंदे हुए, 2, एक चेयरमैन वाइस चेयरमैन हुआ, एक हुआ अपना सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर हुआ, तीसरा ये 5 बंदे हो गए, और तो कुल मिला के 8 तो यहाँ पे हो गए। आगे देखिए, नॉट मोर देन, इसका मतलब क्या, मैक्सिमम 15%, मैक्सिमम 15% रिप्रेजेंटिंग गवर्नमेंट ऑफ सच स्टेट एज सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई, यानी कि राज्य सरकारों को स्टेट गवर्नमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हुए
कितने मेंबर्स लिए जा सकते हैं? मैक्सिमम 15 मेंबर्स दे कैन अपॉइंट फॉर दिस बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड। अब आगे देखते जाइए, 10 पर्सन्स रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉयर्स ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट टू विच स्कीम अप्लाइज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद सच ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द एम्प्लॉयर्स। देखिए एम्प्लॉयर्स के ऑर्गेनाइजेशन के साथ बातचीत की जाएगी। कौन से? एम्प्लॉयज के ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं करना है, एम्प्लॉयर्स के ऑर्गेनाइजेशन के साथ बातचीत करने के बाद ये लोग यानी सेंट्रल गवर्नमेंट उनमें से जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके वहां से ये रिप्रेजेंटेटिव लेंगे, 10% ले सकते हैं। नेक्स्ट बताया 10% रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉयज in establishment to which scheme applies appointed by central government after consultation with the organization of employees। ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। ऊपर जो था वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयर था, नीचे जो है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ व्हाट? एम्प्लॉई है। तो एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर इन दोनों के ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंसल्ट करने के बाद उन दोनों के 10-10 रिप्रेजेंटेटिव आप ले सकते हो। नेक्स्ट देखिए, The terms and conditions subject to which, अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है? तो फिर से ये जो सेंट्रल बोर्ड है, इन सेंट्रल बोर्ड के अकॉर्डेंस में कैसे वो अपना फंक्शन कर सकते हैं, उनके राइट्स लायबिलिटीज क्या रहेगी सेंट्रल बोर्ड की, ये यहां पे बताया। पॉइंट नंबर 2 के आगे ये बताया, क्योंकि आप ऊपर जो टाइटल देखे थे ना वहां पे ये बताया था कि कैसे कैसे ऑफिशियल्स यहाँ पे हो सकते हैं इसका मैनेजमेंट करने के लिए। तो उसमें पहला पॉइंट तो खत्म हो गया कि आपके पास एक सेंट्रल बोर्ड होना चाहिए जो कि कंस्टिट्यूट कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ, यहां पे ये बात खत्म हो जाती है। आगे जो पॉइंट है वो सेंट्रल बोर्ड के फंक्शंस के रिगार्ड्स में है। देखिए फर्स्ट वन, द टर्म्स एंड कंडीशंस सब्जेक्ट टू व्हिच मेंबर ऑफ द सेंट्रल बोर्ड मे अपॉइंटेड एंड एट द टाइम एंड प्लेस एंड प्रोसीजर फॉर द मीटिंग ऑफ सच सेंट्रल बोर्ड शैल बी सच एज मे बी प्रोवाइडेड फॉर इन द स्कीम। देखिए वही बात हो गई ना, ये एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है। व्हाट आर द फंक्शंस, हाउ दे कैन परफॉर्म देयर टास्क, ये सारी बातें अब यहाँ पे है। ऑफिशियल तो सेंट्रल बोर्ड है ही। दूसरी बात, Central board shall administer the fund invest in it in such a manner as may be specified in the scheme. Next, central board shall perform such other functions as it may be required to perform by or under any provision of the scheme. And central board shall maintain proper accounts of its income and expenditure. तो central board को भी अपने income expenditure का accounts बनाना है, वो अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद उनका ऑडिट भी करवाना होगा। देखिए आगे, तो वहां पे लिखा है कि फ्रॉम इन सच मैनर एज सेंट्रल गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द C&AG ऑफ इंडिया स्पेसिफाई इन द स्कीम। यानी कि C&AG ऑब्वियसली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, तो इनका ऑडिट भी कौन करेगा? C&AG करेगा। तो कैसे अकाउंट्स बनाने हैं उसका कंसल्टेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को C&AG के साथ करना है और उसके रूल्स रेगुलेशन इनको प्रोवाइड करना है कि देखिए भैया इस तरह से आपको अपना अकाउंट्स मेंटेन करना है। नेक्स्ट, ऑडिटेड एनुअली बाय C&AG, वो बात खत्म हो गई। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, C&AG ऑफ इंडिया एंड एनी पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम इन कनेक्शन विद द ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ द सेंट्रल बोर्ड shall have the same rights and privileges and authorities in connection with the audit as the C&AG has in connection with the government accounts, and in particular shall have rights to demand and production of books, accounts, connected vouchers etc. इसका मतलब ये कि C&AG का जितना राइट है उतना ही राइट उनके अपॉइंटेड ऑफिशियल्स का भी होगा जो इसका ऑडिट करने के लिए आएंगे। और जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का या गवर्नमेंट ऑफिस का ऑडिट होता है C&AG के थ्रू, सेम उसी तरह इस सेंट्रल बोर्ड का भी ऑडिट होना है। और जो ऑफिसर्स वहां पे ऑडिट के लिए जाएंगे अपॉइंटेड बाय C&AG, जो ऑडिट के लिए जाएंगे वो किसी भी पर्सन के पास से कोई भी इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन, डिक्लेरेशन, डॉक्यूमेंट, बुक्स, अकाउंट्स, स्टेटमेंट्स वगैरह मांग सकते हैं और उन्हें वो प्रोवाइड करना होगा। नेक्स्ट, accounts of the central board as certified by C&AG or any other person appointed by him in his behalf together with the audit report thereupon shall be forwarded to the central board which shall forward the same to the central government along with its comments on the report। ये प्रोसीजर तो आम है ना कि C&AG या उसके ऑफिशियल्स जो अपॉइंट किए होंगे ऑडिट के लिए, उन्होंने एक ऑडिट रिपोर्ट बनाना है और वो ऑडिट रिपोर्ट किन्हें हैंडओवर करना है? तो सेंट्रल बोर्ड को हैंडओवर कर देना है। अब सेंट्रल बोर्ड क्या करेगा? सेंट्रल बोर्ड उस ऑडिट रिपोर्ट को देखेगा, उसमें जितनी जगहों पर रिजर्वेशंस रखे हैं
CNAG ने या उनके ऑफिशियल्स ने या फिर कमेंट्स की है, तो उनके आंसर्स भी इनको यहाँ पे लिखने हैं, और वो ऑडिट रिपोर्ट एज वेल एज उसके कॉम्प्लायंस का रिपोर्ट, ये दोनों इकट्ठे कहां भेजने हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये सेंट्रल बोर्ड भेजेगा, राइट। नेक्स्ट देखिए, it shall be duty of the central board to submit also to the central government an annual report of its work and activities, and central government shall cause a copy of। तो यहाँ पे ये जो ऑडिट होगा ना, ऑडिट के बाद क्या करना है, जो कोई भी एक्टिविटीज सेंट्रल बोर्ड ने की है उनका भी एक रिपोर्ट बनाना है कि इस साल हमने ये किया, इतना फंड यहाँ से आया, इतना फंड यहाँ से आया, हमने यहाँ पे कितना फंड कहाँ पे अप्लाई किया। ये सारी चीजों का जो मैनेजमेंट है, वो मैनेजमेंट करने के बाद उनकी एक एक्टिविटी का रिपोर्ट बना के भी सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करना होगा। तो यहाँ पे लास्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 9 देखते रहिए। इट शैल बी ड्यूटी ऑफ सेंट्रल बोर्ड, अंडरलाइन कर दीजिए, ड्यूटी ऑफ सेंट्रल बोर्ड टू सबमिट ऑल्सो टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एनुअल रिपोर्ट के ऊपर राउंड कर दीजिए, एनुअल रिपोर्ट ऑफ हिज वर्क एंड एक्टिविटीज, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट शैल cause a copy of annual report, audited accounts together with the report of CNAG of India and the comments of the central board thereon to be laid before each house of parliament। यानी कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, तो सेंट्रल बोर्ड का जो रिपोर्ट है वो, यानी कि ऑडिट रिपोर्ट होगा, वो सेंट्रल बोर्ड के जो कॉम्प्लायंस का एक रिपोर्ट वो खुद बनाएंगे, क्वेरीज के सामने अपना एक्सप्लेनेशन देके वो। तीसरा, इनके एक्टिविटी का जो एनुअल रिपोर्ट आएगा वो। ये तीनों चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट को पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन के लिए रखनी या फिर अप्रूवल के लिए रखनी। जैसे कि कंपनी अपना अकाउंट जो है वो एक्सेप्टेंस के लिए जनरल मीटिंग में रखता है, उसी तरह ये एक प्रोविजन यहाँ पे इंसर्ट किया है, राइट। अब नेक्स्ट जो अथॉरिटी है, वो नेक्स्ट अथॉरिटी हमारे पास कौन सी है? एग्जीक्यूटिव कमेटी, सेक्शन नंबर 5AA। आगे हमने देखा था सेंट्रल बोर्ड 5A, यहाँ पे 5AA एग्जीक्यूटिव कमेटी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट कंस्टिट्यूट, ये भी कौन कंस्टिट्यूट करेगा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए आगे देखिए, एग्जीक्यूटिव कमेटी टू बी असेस द सेंट्रल बोर्ड इन परफॉर्मेंस ऑफ इट्स फंक्शन। सेंट्रल बोर्ड के परफॉर्मेंस के लिए, उनके फंक्शंस के लिए असिस्टेंस कौन प्रोवाइड करेगा? तो वो होगा एग्जीक्यूटिव कमेटी। अब ये कैसे कंस्टिट्यूट करनी है? देखिए मेंबर्स, नेमली फर्स्ट वन, इसमें भी एक चेयरपर्सन होगा, सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये 2 बंदे होंगे। थर्ड वन है 2 persons एडिशनल सेक्रेटरी, 2 persons additional secretary to the government of India and a financial advisor भी होगा from the Ministry of Labor and Employment appointed by the central government। तो ये 2 हो गए कौन से? एडिशनल सेक्रेटरी, एक होगा financial advisor। 3 persons representing the governments of the state, यानी कि राज्य सरकारों को रिप्रेजेंट करते हुए 3 बंदे यहाँ पे लिए जाएंगे। फोर्थ है कि 3 persons representing the employers, तो एम्प्लॉयर को भी यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हुए 3 बंदे और लिए जाएंगे। और एम्प्लॉयर के बाद अब देखिए नीचे क्या बताया है, 3 persons रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉइज, यानी एम्प्लॉय को भी रिप्रेजेंट करते हुए कितने बंदे लिए जाएंगे? और 3 बंदे लिए जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर ऑफ द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर ऑफ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का एक कमिश्नर का जो पद है वो भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पे देखिए एक चेयरपर्सन, एक सेक्रेटरी, यानी चेयरपर्सन द सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, ये एक चेयरपर्सन का अपॉइंटमेंट हुआ। 2 बंदे मैंने फिर से बताया आपको, एडिशनल सेक्रेटरी, एक फाइनेंशियल एडवाइजर, यहाँ पे कुल 4 हो गए। 3 करके हमने 3 बार एडिशन किया, उसमें एक है स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव, दूसरे एम्प्लॉयर्स के रिप्रेजेंटेटिव, नेक्स्ट है एम्प्लॉइज के रिप्रेजेंटेटिव, और लास्ट में बताया है कमिश्नर। तो दोनों पॉइंट अगर सेंट्रल बोर्ड और इन दोनों को मिला के, एग्जीक्यूटिव कमेटी को मिला के देखिए ना, तो सिर्फ नंबर्स में ही चेंज आएगा आपके लिए, राइट। अदरवाइज जो है याद रखने के लिए बहुत इजी है, बट इसे भी आप इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में रख दीजिए, क्योंकि अगर उन्होंने पूछा कि एग्जीक्यूटिव कमेटी का फंक्शन और फॉर्मेशन किस तरह से होता है, तो वो भी हमें यहाँ पे कंसिडर करना है, राइट। आगे देखिए, द टर्म्स एंड कंडीशंस सब्जेक्ट टू व्हिच द मेंबर्स ऑफ सेंट्रल बोर्ड मे बी अपॉइंटेड और इलेक्टेड टू द एग्जीक्यूटिव कमेटी एंड द टाइम, प्लेस एंड प्रोसीजर फॉर मीटिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी शैल बी सच एज मे बी प्रोवाइडेड इन द स्कीम। तो इनका सिलेक्शन कहां से होना है, उनका मीटिंग कब होना है, उनका फंक्शंस क्या होगा, ये सब भी स्कीम में जो दिया है वही आपको कंसिडर करना होगा। ओके।